हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से अगले लेक्चर्स के लिए आप सबका स्वागत करते हुए मैं कपिल शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी, प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने अब तक देखा कि किस तरीके से उत्प्लवन बल काम करता है, किस तरीके से दाब लगता है, सारी चीजें। तो एक बार फिर से मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं आपको कि किस तरीके से हमने कैलकुलेशन की है और क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। पहली बात, यदि द्रव स्थिर अवस्था में है हाइड्रोस्टैटिक्स में, तो द्रव की सतह हमेशा परिणामी त्वरण के क्या होती है, लंबवत, या परिणामी बल की दिशा के क्या होती है, लंबवत। पहली बात, मुक्त सतह। दूसरी बात, जो दाब है वो हमेशा त्वरण की दिशा में क्या होता है, बढ़ता है, स्थिर अवस्था में, द्रव की स्थिर अवस्था में। क्लियर। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है कि दाब लिखने का तरीका P बराबर P0 प्लस ρgh। चौथी चीज, यदि किसी द्रव में किसी ठोस को डुबोया जाता है तो उस ठोस के प्रत्येक बिंदु पर, उसकी सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो द्रव है वो अभिलंबत दिशा में क्या लगाता है, बल लगाता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगली बात हमें क्या इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी सभी तरफ से गिरे हुए और असंपीड्य द्रव के किसी एक बिंदु पर यदि दाब परिवर्तन करते हैं तो उतना ही दाब परिवर्तन सभी बिंदुओं पर होता है। किसका नियम है, पास्कल का नियम, ये भी हमने पढ़ा। उसके बाद आर्किमिडीज का प्रिंसिपल कि जब किसी ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वो जो द्रव है वो उस वस्तु पर एक उत्प्लवन बल लगाता है जिसका मान विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उसका मान निकालना हम लोगों ने सीखा। क्लियर। अब मैं आपको एक छोटी सी एक और बात बताता हूं कि मान लो कि आपके पास 3 या 2 या 4 कितने भी द्रव की सतह है इस तरीके से। मान लो कि 2 द्रव हैं, ठीक है ना, और दोनों मिश्रित नहीं होते, द्रव नंबर 1 और द्रव नंबर 2। ध्यान से देना, ये पहला द्रव L1 लंबाई तक है और दूसरा द्रव L2 लंबाई तक। द्रव का स्तर पहले वाले का L1 और दूसरे का L2 और दोनों मिश्रित नहीं होते। क्लियर। यदि आप समझो कि नीचे पानी ऊपर तेल, इस तरीके से बना दिया। मान लो इसका घनत्व है ρ1 और इसका घनत्व है ρ2। अब मुझे अगर इस बिंदु पर यदि दाब लिखना है, इस बिंदु पर लिखना है, इस बिंदु पर लिखना है, ठीक है, समान स्तर वाले बिंदुओं पर दाब क्या होगा, ठीक है ना, बह नहीं रहा ना द्रव। यदि दाबांतर होता तो इस दिशा में क्या होने लगता, द्रव बहने लगता। यहाँ पे द्रव बह नहीं रहा। दूसरा मैं आज से भी कह सकते हैं कि द्रव क्या है, स्थिर अवस्था में। स्थिर अवस्था में है तो इधर कोई त्वरण नहीं है इस दिशा में, तो यहाँ दोनों का जो दाब है, इन दोनों पर दाब, इस पर दाब, इस पर दाब, इस पर दाब, सभी पर क्या हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर दाब निकाले, यहाँ पर मान लो तल के किसी बिंदु पर यदि मुझे दाब निकालना है तो दाब किस तरीके से निकालोगे। तो वातावरणीय दाब तो कितना लग रहा है, P0। तो अगर मुझे इस बिंदु पर दाब लिखना है तो सीधा लिख दो P बराबर P0 प्लस ρgh, जो लिखते थे उसमें क्या लिख दो, ρ1g L1 प्लस ρ2g L2। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना कि अगर एक से ज्यादा द्रव आपको दे दिए जाए तो इस तरीके से आप दाब यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर। P0 प्लस ρ1g L1 प्लस ρ2g L2। फिर गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर मतलब कुल दाब माइनस वातावरणीय दाब। गेज प्रेशर कितना हो जाएगा, P माइनस P0 बराबर कितना, ρ1g L1 प्लस ρ2g L2। क्लियर। इस तरीके से आप दाब का फॉर्मूला लिखो, नोट करो इसे, ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक। अब मैंने बात क्यों सिखाई, कल हमने देखा था कि मैंने तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में यदि उत्प्लवन बल हमें कैलकुलेट करना है तो उत्प्लवन बल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, उत्प्लवन बल की कैलकुलेशन के लिए हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं, V डूबा हुआ आयतन इंटू द्रव का घनत्व इंटू G। अब मान लो कि आपको ऐसे 2 द्रव दे दिए जाते हैं, वही बात, मान लो एक द्रव ऐसे और दूसरा द्रव ऐसे, इस तरीके से, और पहले द्रव का स्तर है L1 और दूसरे द्रव का स्तर है L2। ठीक है। अब मान लीजिए आपसे बोला गया कि साहब इसमें मैंने एक बेलनाकार वस्तु, ये वाली यहां बाहर बना रहा हूं मैं, बेलनाकार वस्तु, इसको मैंने इन दोनों के अंदर डुबोया और पहले वाले द्रव के अंदर डूबा हुआ भाग है L1 नहीं, L1 तो हम यहां ले चुके। मान लो इसके अंदर है स्मॉल L1 और इसके अंदर है इसका स्मॉल L2 और इसकी कुल लंबाई है L।
या H11 और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ठोस वस्तु जिसकी कुल लंबाई है कितनी H और वस्तु है वो बेलनाकार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A। इस तरीके से डुबाया कि उसे दो द्रवों के अंदर डुबोया गया, तो उत्प्लावन बल कितना लगेगा यहां पर। अब आपको तो जो फॉर्मूला आपको याद है वो क्या है, V रो जी, जहां पे V डूबा हुआ इंटू रो द्रव का इंटू जी। लेकिन यहाँ पे द्रव का कौन सा लोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो मान लो कि पहले द्रव का घनत्व ρ1 और दूसरे द्रव का घनत्व कितना रो। इसके लिए हमें इसकी पूरी बेसिक डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। आप इस चीज को ध्यान रखना सबसे पहले। क्लियर? अब मैं इसे मिटा रहा हूं, इसे आप नोट करना ये कितना है। पहले का घनत्व ρ1, दूसरे का घनत्व ρ2 उधर। अब आप अगर ध्यान से देखो तो कल मैंने बोला था कि उत्प्लावन बल का कारण क्या होता है। उत्प्लावन बल का कारण होता है सर जी क्या चीज, द्रव दाब। द्रव दाब के कारण उत्प्लावन बल लगता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं इस ठोस वस्तु, ये तो इधर से लग रहा होगा दाब कितना P1, तो यहां से जो बल लग रहा होगा कितना लग रहा होगा P1 है, और इधर से लग रहा होगा कितना P2 है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वस्तु है, तो सिलेंडर कैसा होता है, इस तरीके का या इस तरीके का। ये मार्कर दिख रहा है, ये नीचे वाला भाग, ये इसका क्षेत्रफल A, ऊपर वाले का A, और बीच में ये भी तो सतह है। इस सतह पर भी इधर से पीछे से, क्योंकि द्रव में पूरा डूबा है ना, तो पीछे से इधर से इस तरीके से अभिलंबवत तरीके से यूं प्रत्येक बिंदु पर जो बल लग रहा है कैसा लग रहा है, अभिलंबवत। क्यों? क्योंकि जब किसी ठोस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो जो द्रव है उस ठोस सतह के प्रत्येक बिंदु पर जो बल आरोपित करता है वो हमेशा उस सतह के क्या होता है, अभिलंबवत। ठीक, लेकिन जो इस सतह पर जो भी बल लग रहे हैं, जैसे मान लो यूं इधर से प्रत्येक लंबवत है, और जितना इधर से लग रहा है उतना इधर से, जितना इधर से उतना इधर से, जितना इधर से उतना उधर से। तो सारे बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। क्लियर? इस सतह के सारे बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल। तो इस वजह से इस सतह पर लगने वाले सारे बल को मिलाकर कितने हो रहे हैं, 0। क्लियर? अब जो यहां से बल लग रहा है और यहां से बल लग रहा है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे। तो कौन सा वाला बल ज्यादा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? इसे बोल देते हैं हम F1 और इसे बोल देते हैं हम कितना, F2। तो F1 तो बराबर कितना हो गया, P1 है, और जब आप F2 लिखोगे तो बेटा यहाँ पे P2 है, और P2 बराबर क्या होता है, P1 प्लस ρg है। P2 बराबर P1 प्लस ρg है। लेकिन यहाँ पे चूंकि दो द्रव है, तो यहाँ पे जब आप P2 लिखोगे तो P2 जब लिखोगे तो P2 कैसे लिखोगे, P1 प्लस, और अभी मैंने लिखना सिखाया था, क्या था, इसका कितना भाग डूबा हुआ है, L1, और इसका कितना भाग डूबा हुआ है, L2। और ये कैपिटल L1 और कैपिटल L2 तो क्या है, उन द्रवों के उत्तर, ध्यान रखना। तो मान लो कि मुझे यहाँ पे लिखना है, तो P1 प्लस क्या, P1 प्लस ρ1g L1, ρg है, P1 प्लस ρ1g L1, छोटा L1, क्योंकि कैपिटल L1 मैंने द्रव का स्तर दिया हुआ है। तो P1 प्लस ρ1g L1 प्लस P2 प्लस ρ2g L2 इंटू A, दाब इंटू क्या, एरिया। ठीक है, ये बल के बराबर होता है। अब टोटल एरिया उत्प्लावन बल है, तो F बाई उनकी फोर्स वो कितना होगा, उत्प्लावन बल F2 माइनस F1। परिणामी बल ऊपर, तो नीचे वाला ज्यादा ऊपर वाला कम, परिणामी बल तभी तो ऊपर लगेगा। तो F2 कितना, इसको अंदर गुणा कर दो, कितना आएगा, P1A प्लस ρ1g L1A प्लस ρ2g L2A माइनस P1A से P1A कैंसिल हो गया, कितना बचा उत्प्लावन बल, FB बराबर ρ1g L1A प्लस ρ2g L2A। इतना उत्प्लावन बल लगेगा सर, कब, जब आपको एक से अधिक क्या दे दी जाए, द्रव। यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मॉल L1 और L2 आया है, क्योंकि जितना भाग पहले में डूबा हुआ है
और जितना भाग नीचे वाले में डूबा हुआ है वो लंबाई लेनी है, पूरे द्रव की लंबाई मत ले लेना। क्लियर ना? अब इसे याद रखने का एक और शॉर्ट मेथड है क्या, अगर यहाँ कितना उत्प्लवन बल लगता है यहाँ पे। अब आप ये देखो कि L1A क्या है, L1 इंटू ए पहले द्रव में डूबा हुआ आयतन। देखो आप ये A इंटू L1 क्या है, द्रव नंबर 1 में डूबा हुआ आयतन, और L2 इंटू ए क्या है, द्रव नंबर 2 में डूबा हुआ आयतन। ठीक है, तो L1 इंटू ए ये तो पहले द्रव में डूबा हुआ आयतन इंटू पहला द्रव का घनत्व इंटू जी, V रो जी। तो V1 रो1 जी प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, V2 रो2 जी। अब डायरेक्ट ऐसे भी याद रखें। क्लियर? ये उत्प्लवन बल लिखने का इसका क्या है तरीका। उतारो इसे। अब अपन इस पर उत्प्लवन बल पर आधारित एक सवाल करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, एक पात्र है, और उस पात्र में कोई द्रव भरा हुआ है, और ये द्रव की क्या है पता। ठीक है, ये द्रव को अपन ले लेते हैं पानी। रो बराबर पानी, रो पानी बराबर कितना, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये इसका घनत्व होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें दिया हुआ है कि एक L लंबाई का घनाकार ब्लॉक इस तरीके से, इस घन की लंबाई कितनी है L। इसको जब इस तरीके से इसके ऊपर जब एक 200 ग्राम द्रव्यमान का, कितने ग्राम का, 200 ग्राम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक रखा गया इस L लंबाई के घन के ऊपर, तो यह पूर्ण रूप से डूबकर तैरने लगा। कौन, घन। जब 200 ग्राम द्रव्यमान का इस पर क्या रखा गया, द्रव्यमान, तो ये जो घन है ये पूर्ण रूप से डूबकर क्या करने लगा, तैरने लगा। ठीक है, क्वेश्चन समझना आपने। पूर्ण रूप से डूबकर क्या करने लगा, तैरने लगा। क्लियर? ये तो पहली स्थिति। यदि 200 ग्राम द्रव्यमान को हटा लिया जाए तब यदि घन का 2 सेंटीमीटर भाग द्रव स्तर से ऊपर हो, तब घन की लंबाई ज्ञात करो। पहली स्थिति में 200 ग्राम जब द्रव्यमान रखा गया तो घन पूरा डूबकर तैरने लगा, यहां तक पूरा डूबकर, जस्ट पूरा डूबकर, यानी पूरा ही नीचे आ गया वो, बिल्कुल यहां तक, इसके स्तर तक आ गया, इसका स्तर यहां तक, और ये तैरने लगा। 200 ग्राम को यदि हटा लिया जाए दूसरी स्थिति में, तो इसकी लंबाई का 2 सेंटीमीटर भाग कहाँ गया, ऊपर। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या, कि घन की लंबाई ज्ञात करो। आपको जो द्रव दिया हुआ है वो द्रव जो है वो कौन है, पानी, और पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, और ये उस जो जल है, जो द्रव है, उसका स्तर है। ठीक है, ये दिखाना होगा। सवाल अटेम्प्ट करो, आप लोग करने की कोशिश करो। अब वर्तमान स्थिति में इस सवाल को सॉल्यूशन करने के लिए, यदि वर्तमान स्थिति में अपन बात करें, तो वर्तमान स्थिति में इस पूरे का जो भार बल लग रहा है, कहां लग रहा है, नीचे। कितना, इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान इंटू जी, वो नीचे, और इसको क्योंकि ये तैर रहा है, तो इसके पूरे द्रव्यमान को जो भार है उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, उत्प्लवन बल। तो माना कि घन का द्रव्यमान बराबर m kg, और इसका 200 ग्राम है, इसे 0.2 kg भी लिख सकते हैं।
m kg। तो क्या लिखोगे, ध्यान से समझिए, बोलो क्या लिखोगे, बनाई गई का द्रव्यमान m kg। तो वर्तमान स्थिति में अगर मैं लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, m प्लस 0.2 इंटू जी बराबर उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल क्या होता है, डूबा हुआ आयतन इंटू द्रव का घनत्व इंटू जी। और डूबा हुआ आयतन कितना है, एल क्यूब। कितना है, एल क्यूब, क्योंकि इतना ही तो आयतन डूबा हुआ है ना सर, यही तो डूबा हुआ है, ऊपर वाले का तो कोई हिस्सा ही ना डूबा हुआ, यही तो पूरा डूबा हुआ है। एल क्यूब इंटू द्रव का घनत्व कितना, रो द्रव, पानी का बाद में रख लेंगे, इंटू जी, जी से जी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, m प्लस 0.2 बराबर एल क्यूब इंटू रो द्रव इंटू रो द्रव। ये तो पहली स्थिति में। दूसरी स्थिति में, स्थिति नंबर 2 में, जब आप इसको 200 ग्राम वाले द्रव्यमान को हटा लोगे, उस स्थिति में क्या होगा, 200 ग्राम द्रव्यमान को हटाने के बाद ये 200 ग्राम द्रव्यमान को जब हटा लिया जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा कि इसका 2 सेंटीमीटर भाग कहाँ गया होगा, ऊपर। तो इसका जो डायग्राम बनेगा सेकंड स्थिति में, तो फर्स्ट स्थिति में, सेकंड स्थिति में जब 200 ग्राम द्रव्यमान को आप हटा लोगे, तो इस स्थिति में जो डायग्राम बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, ये। तो ये कुल लंबाई एल थी, तो एल का कितना भाग, 2 सेंटीमीटर ऊपर, नीचे कितना बचा, एल माइनस 2, या ये 2 सेंटीमीटर में ना, तो इसे मीटर में बदलने, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। तो अगर अपन एल को किस में ले रहे हैं, मीटर में, तो 2 को भी किस में लेना पड़ेगा, मीटर में। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, ये 2 सेंटीमीटर बराबर 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर, और यहाँ पे भी ये डूबा हुआ भाग कितना हो गया, एल माइनस 2 इंटू 10 की घात -2 मीटर। तो इतना भाग डूबा हुआ है। अब क्योंकि अब ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया, लेकिन तैर तो अभी भी रहा है, तो वर्तमान स्थिति के लिए अगर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इसका जो mg है, अभी अकेला mg बराबर अब लगने वाला उत्प्लावन बल, इसमें उत्प्लावन बल अलग लग रहा था और इसमें अलग लग रहा था, किसके ऊपर 200 ग्राम वाला रखा हुआ था तब अलग उत्प्लावन लग रहा था, और अभी अलग उत्प्लावन लग रहा है। क्यों, क्योंकि डूबा हुआ आयतन भी तो चेंज हो गया ना, तो डूबा आयतन चेंज होगा तो उत्प्लावन भी चेंज होगा, लेकिन अभी भी इसके mg को बैलेंस कर रहा है कौन, उत्प्लावन बल। तो इसका mg बराबर उत्प्लावन बल कितना, v डूबा हुआ। अब v डूबा हुआ क्या होगा, लंबाई इंटू आयतन, अब नीचे के तल का आयतन क्या होगा, एल स्क्वायर इंटू एल माइनस 2, एल स्क्वायर इंटू एल माइनस 2 ये आयतन, इंटू रो द्रव का, इंटू जी। तो एल माइनस 2 इंटू 10 की घात -2 इंटू एल स्क्वायर, ये तो आयतन, इंटू रो द्रव इंटू जी। अगेन जी से जी कैंसिल हो गया, m बराबर कितना आ गया, m बराबर आ गया एल माइनस 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एल स्क्वायर इंटू रो द्रव। ये आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये पहली इससे और दूसरी इससे। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, तो यहां से m का मान आप फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। m का मान जब फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो m का मान जब फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, आपके पास क्या आएगा, l माइनस 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एल स्क्वायर इंटू रो द्रव बराबर प्लस 0.2। भाई इसका m का मान यहाँ पे रखोगे प्लस 0.2 बराबर कितना, एल क्यूब इंटू रो द्रव। अब इसको अंदर गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, एल क्यूब इंटू रो द्रव -2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू एल स्क्वायर इंटू रो द्रव प्लस 0.2 बराबर एल क्यूब इंटू रो द्रव। एल क्यूब रो द्रव से एल क्यूब रो द्रव कट गया, इसको उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, उधर ले जाने पर आपके पास बचेगा कितना, उधर ले जाने पर आपके पास बचेगा, इसको उधर ले जाओ तो इधर 0.2 बचेगा, तो 0.2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 एल स्क्वायर इंटू रो द्रव, इसको 2 इंटू 10 की घात -1 लिख लो,
तो 2 से 2 कट गया, 0.2 को ये लिख सकते हैं, 2/10 लिख लो, एक ही बात है। तो 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 10⁻1 -1, इधर -2 था तो ये ऊपर जाएगा तो +1, तो 10⁻⁻1, तो L² इंटू रो द्रव बराबर कितना, बराबर 10। अब रो द्रव की वैल्यू कितनी होती है, रो द्रव इज इक्वल्स टू, बोलो 1000 दिया रखा था, तो L² बराबर 10/1000, और ये आंसर कितना आएगा मीटर में, इससे कट गया, तो L बराबर कितना, L बराबर 1/100 मीटर, मतलब 1/10 मीटर, और 1/10 मीटर बराबर, बताओ 1/10 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, पता करो। ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है, चीजों को बदलना। 1 किलो में कितने पाउंड, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1/10 मीटर में, बताओ कितने, 10 सेंटीमीटर। तो आंसर जो आपका आएगा वो सेंटीमीटर में कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो इसे। अब ये था आपका उत्प्लवन बल। अभी उत्प्लवन बल, अभी तक अपन ने देखा कि जो पात्र था वो स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था मतलब साम्य अवस्था, और साम्य अवस्था वाली स्थिति में जब त्वरण कितना हो, 0, तो त्वरण 0 है, मतलब पात्र खुद भी त्वरित नहीं हो रहा। लेकिन अगर पात्र त्वरित होने लग जाए तो फिर बेटा उत्प्लवन बल का मान भी क्या होता है, परिवर्तित। और उत्प्लवन बल फिर किस तरीके से निकालेंगे वो अपन देखते हैं। तो जो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने V ρg, वो फॉर्मूला तब मान्य है जब पात्र किसमें रखा हुआ है, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था मतलब अत्वरित अवस्था में, और अत्वरित अवस्था के 2 मीनिंग होते हैं, या तो पात्र शून्य वेग पर हो या फिर नियत वेग पर हो। तो नियत वेग से चले तब भी वो फॉर्मूला वैलिड है जो भी अपन पढ़ रहे हैं, और वह स्थिर अवस्था में मतलब वेग 0 हो तब भी वो वैलिड है। लेकिन अगर मान लो कि पात्र त्वरित हो जाए, तो यदि पात्र त्वरित हो जाए, उस स्थिति में किस तरीके से अपन आपका ये कैलकुलेट करते हैं उत्प्लवन बल, वो देखो आप। इसको समझने के लिए मान लो पात्र है, इसमें द्रव भरा हुआ है, और मान लो पात्र ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, ध्यान से समझना। अब एक बात बताना ध्यान से, अगर ये ए त्वरण से ऊपर जा रहा है तो सिंपल सा लॉजिक है ना कि ये वाला पूरा द्रव भी कहां जा रहा होगा, ऊपर। कितने त्वरण से, ए त्वरण से। अब अगर ये ए त्वरण से जा रहा है तो मैं अच्छा ये पात्र में यदि मैं इस द्रव का एक छोटा सा टुकड़ा ले लूं, एक घनाकार टुकड़ा काट लूं, ये वाला घनाकार टुकड़ा, ये वाला इसे बाहर बना देता हूं, ध्यान से समझना। ये वाला मैंने ये द्रव का ही टुकड़ा ले लिया, फ्लूइड बॉडी का एक घनाकार भाग काट लिया जिसकी लंबाई कितनी है, L। अच्छा नीचे का तल का ये L², ये क्षेत्रफल, प्रत्येक जो आपका इससे जो ये इसके फलक हैं तो फलक का क्षेत्रफल कितना हो गया, L², और L² इंटू L क्षेत्रफल गुणा लंबाई, ये आयतन होता है। तो एक घन का आयतन कितना होता है, L3, वो इसी वजह से होता है। आपको हमेशा ध्यान रखो, आयतन मतलब क्षेत्रफल गुणा लंबाई। जैसे कोई बेलन दिया हुआ है, बेलन का आयतन निकालना है तो ये अनुप्रस्थ काट A, ये तो वृत्ताकार है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² इंटू लंबाई h, तो बेलन का आयतन कितना होगा, V बराबर πr² इंटू h, यहाँ पे A बराबर πr²। तो क्षेत्रफल गुणा लंबाई ये क्या होता है, आयतन। हम कई बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आयतन कैसे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग क्लासरूम में नहीं है, तो आप एक बात ध्यान से देखना, कोई भी वीडियो देखो तो उस वीडियो को इस तरीके से, वैसे तो मैं सिंपल सी बात बताऊं, क्लासरूम जैसा फील आना ये असंभव सी बात है,
ठीक है, वो ठीक है, आप कोई वीडियो देख के कोई चीज सीखने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जो इफिशियंसी क्लासरूम की होती है वो इफिशियंसी वीडियोस में नहीं आ सकती। ये फिजिकल सी चीज है, मतलब 100% ट्रू बात है। ठीक है, कोई कहे कि आ सकती है, वो एक अलग वेल एंड गुड बात है। अगर आप वीडियो देख के सीख सकते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं हो पाता क्लास में। लाइव एग्जांपल देना, हम क्लास में कई तरीके की और भी चीजों से एग्जांपल्स दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे डेटा भी लिमिटेड है, चीजों को अपलोड करने में भी एक लिमिटेशन है, तो हमारे समझाने में भी एक लिमिटेशन रहेगी। तो क्लासरूम जैसा फीलिंग ला पाना वो केवल और केवल डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हो। ठीक है, कभी कभार वॉइस क्लियरिटी नहीं आ पाती, कभी कभार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप क्या समझ जाओ, वो वाली चीजें। तो क्लासरूम जैसा फील आना, उसके लिए आपको प्योर कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी। और वो सिंपल सी चीज है कि किसी का गुलाब जामुन का वीडियो देख के आप उसके टेस्ट को महसूस नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इससे समझो कि अगर मुझे इसका, ये मैंने इसी ही द्रव का टुकड़ा लिया, और क्योंकि ये टुकड़ा भी ए त्वरण से कहाँ जा रहा है, ऊपर। अब ये टुकड़ा बेटा यहाँ पे साम्य अवस्था में है ना, इसे और बड़ा कर लो, ये पात्र और बड़ा कर दिया, और ये मैंने बीच में कहीं पे काटा, ये घन काटा। तो ये टुकड़ा जो है, ये घनाकार टुकड़ा, ये भी द्रव का बना हुआ है। किसमें? साम्य अवस्था। ये किसमें है? साम्य अवस्था में। इसको साम्य अवस्था में कौन ला रहा होगा? इसको साम्य अवस्था में ला रहा होगा बाकी जो द्रव बचा हुआ है उसके द्वारा लगाया गया बल। और क्योंकि इसका खुद का एमजी तो नीचे लग रहा होगा ना, और इस एमजी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? ये वाला बायन्सी फोर्स। और ये बायन्सी फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? बाकी बचे हुए द्रव की वजह से। यूं समझो, क्योंकि बाकी बचा हुआ द्रव इस पर दाब लगा रहा होगा, दाब की वजह से परिणामी बल ऊपर की तरफ लग रहा होगा। देखो कैसे है, इधर से इधर से, इधर से इधर से, पीछे से और इधर से, ये फोर्स तो क्या हो रहे हैं? कैंसिल। लेकिन दाब किधर बढ़ता घटता है? ऊपर से नीचे आने पे। इधर से इधर जाने पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो समान स्तर पर इधर से जितना इधर से उतना, इधर से जितना उधर से उतना, पीछे से जितना इधर से इतना, तो सारा कैंसिल हो गया। तो जो बल बनेगा वो किसकी वजह से बनेगा? ऊपर वाले की वजह से माइनस नीचे वाले। क्लियर? तो ये बायन्सी फोर्स जो बना, ये उत्प्लवन बल जो बना, ये उत्प्लवन बल अच्छा, ये अभी साम्य अवस्था में है। किसके सापेक्ष? कंटेनर के सापेक्ष। लेकिन कंटेनर किस में जा रहा है? ए त्वरण के ऊपर। अगर ये त्वरण ना होता तो ये बिल्कुल साम्य अवस्था में है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये कंटेनर के सापेक्ष साम्य अवस्था में है, कंटेनर के सापेक्ष तो किसमें है? साम्य अवस्था में। लेकिन कंटेनर ए त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो या तो यूं बोल दो, इस पर छद्म बल किधर लगा दो? नीचे। अगर इस पात्र पर बैठ के देखोगे तो पात्र एक त्वरित निर्देश तंत्र हो गया, तो त्वरित निर्देश तंत्र में बैठ के देखने पर छद्म बल आ जाएगा। और अगर आप ग्राउंड से देखना चाह रहे हो तो ग्राउंड से देखने पे, क्योंकि ये भाग भी ए त्वरण से कहाँ जा रहा है? ऊपर, तो अभी ये साम्य अवस्था में नहीं है। कहाँ के सापेक्ष? कहाँ के सापेक्ष? धरती के सापेक्ष। और पात्र में बैठ के देखोगे तो किसमें है? साम्य अवस्था में। लेकिन पात्र एक अत्वरित निर्देश तंत्र है, त्वरित निर्देश तंत्र है, मतलब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, इसलिए इस पर क्या लगेगा? फिर छद्म बल। तो छद्म बल कहाँ बैठ के देखने पे लगेगा? पात्र पर बैठकर देखने पे, और धरती पर बैठ कर देखने पे, तो ये साम्य अवस्था में है ही। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अच्छा ऊपर एफ बी क्यों लग रहा है? उत्प्लवन बल बाकी बचे हुए द्रव के कारण। तो इसका जब आप लिखोगे ना, तो एफ बी माइनस एम जी बराबर एम है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एम किसका द्रव्यमान है? ये जो द्रव्यमान, ये जो द्रव का ही भाग हमने काटा था उसका, तो एफ बी बराबर कितना हो गया सर? एम जी प्लस एम ए। तो एम जी प्लस ए, ध्यान से सुनना इस बात को, एम जी प्लस ए। अगर ये इस तरीके से अपन इसे लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, तो जो बायन्सी फोर्स होता है वो कितना हो जाता है? एम जी प्लस ए, जहां पे एम क्या है? इसका द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान मतलब इसका आयतन इंटू इसका घनत्व। इसका आयतन कितना? वी। वी मतलब एल क्यूब इंटू, चूंकि ये द्रव का ही बना हुआ है तो द्रव का आयतन, तो वी इंटू रो। तो एफ बी बराबर इस स्थिति में जो उत्प्लवन बल लगेगा कितना लगेगा? वी रो इंटू जी प्लस ए। वी रो इंटू जी प्लस ए। ये अपन ने कब, ये कहां से बैठ के सोल्व किया? धरती से, तभी तो इक्वेशन लगाई। और सर यदि मैं पात्र से बैठकर देखता तो, पात्र से यदि पात्र पे बैठ जाओ तो पात्र कौन सा निर्देश तंत्र? अजड़त्वीय। तो छद्म बल इस पर कहां लगेगा? नीचे। तब भी आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा। एस बी कहां लग रहा है? ऊपर। एम जी कहां लग रहा है? नीचे। और छद्म बल किधर बचता है?
वस्तु के त्वरण या निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत, तो कितना ma। अब चूंकि पात्र पर बैठ के देखोगे तो साम्य अवस्था में, तो ऊपर का बल बराबर नीचे का बल। अभी भी आपका आंसर कितना आ रहा है, FB बराबर mg प्लस ma। तो छद्म, तो ये उत्प्लवन बल यदि त्वरित अवस्था में पात्र, तो आंसर कितना आता है, तो उत्प्लवन बल जो लगता है कितना लगता है, FB बराबर mg प्लस a। तो V रो G प्लस a, जहां पे V डूबा हुआ है, तो V रो G कब वैलिड है, V रो G वैलिड है जब पात्र अत्वरित अवस्था में हो, मतलब शून्य वेग पर हो या फिर नियत वेग पर हो। V रो G प्लस a कब वैलिड है, जब पात्र कहां जा रहा हो, ऊपर त्वरित हो रहा हो। और बेटा अगर मान लो ऊपर त्वरित ना होकर नीचे त्वरित हो रहा होता तो मिटा दीजिए। अगर ये ऊपर त्वरित ना होकर अगर नीचे त्वरित हो रहा होता, तो हम उसे डायरेक्ट अब किस तरीके से याद रखेंगे कि त्वरित अवस्था में, किस अवस्था में, त्वरित अवस्था में, त्वरित अवस्था में उत्प्लवन बल, त्वरित अवस्था में उत्प्लवन बल बराबर कितना होता है, FB बराबर V रो G प्रभावी, G प्रभावी। और G प्रभावी बराबर G प्रभावी बराबर G तो कब होगा, जब त्वरण शून्य हो। अगर ऊपर जा रहा है, तब ऊपर जा रहा है, कोई A त्वरण से कहां जा रहा है, ऊपर, तो FB बराबर कितना होगा, V रो G प्लस है। नीचे आ रहा है तो FB बराबर V रो G माइनस है। तो आप जो फॉर्मूला याद रखोगे वो क्या रखोगे, V रो G प्रभावी, और G प्रभावी बराबर G तो कब, जब त्वरण शून्य हो। सबसे पहला फॉर्मूला वही पढ़ा, ऊपर जा रहा है तो G प्लस है, नीचे आ रहा है तो G माइनस है। ऐसा ही एक आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में वहां पे पढ़ा था। वहां पे क्या पढ़ा था कि यदि किसी लिफ्ट में यदि कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो उसका भार बढ़ा हुआ नजर आता है, नीचे आता है तो भार घटा हुआ नजर आता है। क्या आया था, mg प्लस है और mg माइनस है। उसी तरीके से नोट करो इसे। ये ध्यान रखना, ये क्यों लिखा अपन ने, वही बात है सर। ये अपन कहां से बैठ के देखते हैं, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। यहाँ पे अजड़त्वीय कौन है, और ये ma कौन है, ये ma, ये छद्म बल है सर। ये पात्र में बैठ के देखोगे तब ये स्थिर नजर आएगा, धरती से बैठ के देखोगे तो ये त्वरित नजर आएगा। पहले जो समीकरण लिखी थी इधर, चित्र में आपको एक सवाल दिया हुआ है कि साहब एक कंटेनर है जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहां जा रहा है, ऊपर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से कहां जा रहा है, ऊपर। क्लियर। और इसमें अपन ने एक डोरी की सहायता से एक गोले को बांध रखा है, और ये इस पात्र के सापेक्ष स्थिर अवस्था में। भाई ये गोला हल्का होगा किससे, इसका गोले का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा, इसलिए ये तो ऊपर जाना चाहेगा। इसलिए इसको यहाँ पे साम्य अवस्था में रखने के लिए किसके सापेक्ष, पात्र के सापेक्ष डोरी से बांध रखा है। और पात्र खुद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और इस गोले का सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है 0.5। तो सापेक्ष घनत्व दिया हुआ है, तो वस्तु का घनत्व कैसे निकालते हैं, तो रो वस्तु बराबर कितना, रो वस्तु बराबर 0.5 इंटू रो पानी, याद है ना, सापेक्ष घनत्व हमने निकालना सीख लिया, इंटू 1000 कितना आ गया 500 केजी पर मीटर क्यूब, ये इसका घनत्व आ गया। और द्रव्यमान निकालना है तो बाद में देखेंगे। चलो, तो यहाँ पे अपने को निकालना है कि डोरी में तनाव कितना होगा, टी का मान कैलकुलेट करना है, डोरी में तनाव का मान। तो सबसे पहले आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। तो जब आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, उत्प्लावन। और FB बराबर कितना होता है, V रो G प्लस है त्वरित अवस्था में, जब त्वरण ऊपर की तरफ, mg की तरफ नीचे, T भी नीचे ही लग रहा है तनाव बल, और A त्वरण से कहां जा रहा है, ऊपर। जब आप इसका पूरा डेटा लिखोगे तो क्या लिखोगे, V रो G प्लस है माइनस T माइनस mg बराबर m है। V रो किसका, द्रव का, तो V इंटू 1000 इंटू G प्लस है, G 10, A 2, 12 माइनस T माइनस m। अब एक बात समझो, इसका m क्या होगा, इस गोले का m, इसका खुद का आयतन, और जितना डूबा हुआ है उतना ही तो विस्थापित द्रव का, इसलिए यहाँ पे भी V लिख दिया अपन ने। भाई यहाँ पे V क्यों लिखा, क्योंकि जितना इसका आयतन है उतना ही तो डूबा हुआ है, तो डूबा हुआ आयतन और
वस्तु का आयतन सेम ही तो हो गया, तो इसका m लिखोगे तो वस्तु का आयतन इंटू वस्तु का घनत्व, और वस्तु का आयतन कितना है v इंटू वस्तु का घनत्व कितना है 500 इंटू जी बराबर वही v इंटू 500 इंटू ए, और ए की जगह कितना रख दोगे 2, तो यहाँ पे कितना हो गया 1000 v। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखने पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ध्यान से समझना। यहाँ पे देखोगे तो ये 12,000 v माइनस पी और जी मतलब 10, 5,000 v माइनस 5,000 v बराबर 500 इंटू 2 1000 v, और इसको जब t बराबर लिखोगे तो 12,000 v माइनस 5,000 v माइनस 1,000 v, इधर आते माइनस हो जाएगा t उधर प्लस, तो 5,000 और 6,000 बराबर कितना बचा 6,000 v। अब यहाँ पे अपने को v की वैल्यू निकालनी है, तो v बराबर क्या होगा द्रव्यमान बटा घनत्व। भाई वस्तु का आयतन और विस्थापित द्रव का आयतन सेम है, इसमें कंफ्यूज मत होता सर दोनों जगह आपने v ले लिया, दोनों का आयतन सेम है तो सेम ही लूंगा ना, लेकिन जब वो आयतन निकालोगे तो वस्तु का द्रव्यमान बटा वस्तु का घनत्व, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना 2 बटा वस्तु का घनत्व कितना 500, तो v की जगह क्या लिखो 2 बटा 500, तो 6,000 इंटू 2 बटा 500, 2 से 2 5 से कितनी बार 12 बार, t बराबर कितना आ गया सर, t बराबर आ गया 24 न्यूटन। सवाल को ध्यान से देखना समझना, और अगर फिर भी समझना है तो फिर ग्रुप में डाउट नंबर जो दिया हुआ है आपको उसमें आप डाल सकते हैं। तो ओवरऑल था जब त्वरित अवस्था में तो उत्प्लावन बल कैसे रखते हैं अपन, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इससे आगे की बात करेंगे, तब तक आप इन सब चीजों को जो भी अब तक अपन ने आज तक पढ़ा उसे ध्यान से देखो। मैं पहले भी कह चुका वीडियोस में क्लासरूम जैसी फीलिंग लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग कहना क्या चाहते हैं आप लोग समझते क्या हो वो एक अलग एस्पेक्ट है। तो इसलिए ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, कोशिश करो। लॉकडाउन हटने के बाद चीजें एक बार फिर से अच्छी होंगी और शायद हम वही क्लासरूम का आनंद ले रहे होंगे। थैंक यू।